जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। करंट अफेयर्स की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज करंट अफेयर्स की यह 48वीं क्लास है और इस क्लास में 26 नवंबर से 25 दिसंबर 2023 की घटनाक्रम पर आधारित वन लाइनर प्रश्नों को शामिल किया गया है। इस प्रश्नों की श्रृंखला में सबसे पहले हम लोग राज्य आधारित प्रश्नों को देखेंगे, उसके बाद फिर राष्ट्रीय घटनाक्रम पर आधारित प्रश्नों को देखा जाएगा जो लेटेस्ट अभी दिसंबर माह का करंट अफेयर्स होगा। इसके पश्चात राष्ट्रीय घटनाक्रम के बाद हम लोग आर्थिकी घटनाक्रम के बारे में जानेंगे। आर्थिकी के बाद फिर अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से संबंधित समसामयिक घटनाक्रम को देखेंगे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित पर्यावरण रिपोर्ट एवं सूचकांक, योजना एवं कार्यक्रम तथा खेल पर आधारित विभिन्न प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे और सबसे अंत में विविध जो कि सभी क्षेत्रों से संबंधित समसामयिक प्रश्न उठते हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो ये पूरी पीडीएफ लगभग 10 पेज की है जिसके 5 पेज हम लोग आज कवर करेंगे और शेष 5 पेज अगली क्लास में आएंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग ध्यान से इस क्लास का अध्ययन करेंगे और जो आगामी फरवरी में पुलिस भर्ती परीक्षा और आरओ एआरओ और मार्च में पीसीएस की परीक्षा होनी सुनिश्चित है, उस परीक्षा के दृष्टिकोण से या कोई भी परीक्षा जिसमें करंट अफेयर्स की भूमिका है, आने वाले समय में लिए आपके लिए यह महत्वपूर्ण क्लास साबित होगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधे क्लास पर आते हैं और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले हम लोग राज्य आधारित प्रश्नों को देखेंगे। राज्य आधारित प्रश्न जो कि ये सभी प्रश्न हमने बताया अभी को आपको कि ये 26 नवंबर से लेकर के 25 दिसंबर 2023 के घटनाक्रम पर आधारित हैं। तो यानी सबसे लेटेस्ट जो विगत मंथ दिसंबर का है, इसी महीने के पूरे करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं। चलिए पहला प्रश्न लेते हैं, राज्य आधारित प्रश्न। और पहला प्रश्न कहाँ से है? गुजरात राज्य से है। आइए देखते हैं पहले प्रश्न में क्या कहा गया है। पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 24 दिसंबर 2023 को 20वें न्यूरो अपडेट 2023 सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये गुजरात के अहमदाबाद शहर में किया है। अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर स्थित गुजरात का एक शहर है और यहीं से न्यूरो अपडेट 2023 सम्मेलन का उद्घाटन मुख्यमंत्री गुजरात के भूपेंद्र पटेल ने किया है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, 19 दिसंबर 2023 को किस राज्य सरकार ने 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने को मंजूरी प्रदान किया है? तो 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा खोलने को मंजूरी प्रदान की गई है। आधुनिकता के इस युग में बढ़ते हुए साइबर अपराधों को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह कदम उठाया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ध्यान रखें, चुना गया है, ना कि नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। यह प्रश्न इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि अभी हाल ही में हमारे भारत में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। उनमें से एक राज्य छत्तीसगढ़ भी है। छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा में 90 सीटों के लिए चुनाव कराए गए थे।
इस निर्वाचन में 54 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने विजय प्राप्त करके अपनी सरकार बनाने में सफलता प्राप्त की है। आप सभी को अवगत करा दें कि 13 दिसंबर 2023 को छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? विष्णुदेव साय बने हैं। इसके अतिरिक्त विष्णुदेव साय के साथ 2 अन्य उप मुख्यमंत्री को भी शपथ दिलाई गई, जिनमें विजय शर्मा एवं अरुण साव 2 उप मुख्यमंत्री भी बनाए गए हैं। और यहाँ पर कांग्रेस सत्तारूढ़ दल था और उसके मुख्यमंत्री थे रमन सिंह, जिन्हें अब छत्तीसगढ़ विधानसभा में अध्यक्ष चुना गया है। वरिष्ठ नेता हैं और ये छत्तीसगढ़ की विधानसभा अध्यक्षता करेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। लिखा है कि हिमाचल प्रदेश द्वारा 16 दिसंबर 2023 को हिमाचल प्रदेश द्वारा 16 दिसंबर 2016 से 30 दिसंबर 2023 तक 15 दिवसीय हिम महोत्सव का आयोजन कहाँ किया है? भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया है। ध्यान रखें, महोत्सव का नाम है हिम महोत्सव और आयोजन कहाँ हो रहा है? नई दिल्ली में। कन्फ्यूजन हो सकता है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में यह हिम महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला है, 15 दिसंबर 2023 को राजस्थान के राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने राजस्थान के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में किन्हें शपथ दिलाई है? भजन लाल शर्मा जी को शपथ दिलाई है। अब हम लोग बात कर लेते हैं राजस्थान राज्य की। तो अभी हाल ही में राजस्थान राज्य में भी विधानसभा चुनाव कराए गए। इसमें 119 विधानसभा सीटों पर चुनाव कराए गए थे, जिनमें 115 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने विजय प्राप्त कर अपनी सरकार बनाने में सफलता प्राप्त की है। और आपको बता दें कि राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने भजन लाल शर्मा को राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। इसके अतिरिक्त ये राजस्थान के 14वें मुख्यमंत्री हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त भजन लाल शर्मा के साथ दिया कुमारी एवं प्रेमचंद्र बैरवा को उप मुख्यमंत्री के रूप में भी नियुक्त किया गया है। आप सभी को अवगत कराते चलें कि राजस्थान की विधानसभा में कालीचरण सर्राफ को, जो वरिष्ठ विधायक थे, इनको राजस्थान विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। कालीचरण सर्राफ को। प्रोटेम स्पीकर कौन होता है? जब भी नवीन विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव होते हैं तो उसमें जो अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त चुना जाता है उसे प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। और यह तभी तक पद पर रहता है जब तक सभी विधानसभा के सदस्य या लोकसभा के सदस्य अपना शपथ ग्रहण नहीं कर लेते हैं या अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष नहीं बन जाता। तो प्रश्न पूछेंगे कि राजस्थान का प्रोटेम स्पीकर किसको बनाया गया था? कालीचरण सर्राफ को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य में अडानी समूह ने 14 दिसंबर 2023 को सीमेंट विनिर्माण लॉजिस्टिक उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8700 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश करने की घोषणा किया है? तो यह घोषणा बिहार की सरकार के द्वारा की गई है। राजधानी पटना है और मुख्यमंत्री यहाँ के नीतीश कुमार जी हैं। अगला प्रश्न है कि नागालैंड राज्य का 61वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? 1 दिसंबर 2023 को नागालैंड का 61वां स्थापना दिवस मनाया गया। ध्यान रहे कि नागालैंड राज्य की स्थापना 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को भारत के 16वें राज्य के रूप में की गई थी। और यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो
और हाल ही में नागालैंड में अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन है कि 13 दिसंबर 2023 को छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के रूप में किन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है? तो छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री बने हैं विष्णुदेव साय, और विष्णुदेव साय के साथ 2 उप मुख्यमंत्री क्रमशः विजय शर्मा एवं अरुण साव को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 दिसंबर 2023 को राजस्थान में विधायक दल की बैठक में प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बने हैं भाजपा नेता भजन लाल शर्मा को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि तेलंगाना में निर्विरोध विधानसभा का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो तेलंगाना में भी अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं, जिसमें कांग्रेस के गद्दाम प्रसाद कुमार को तेलंगाना का निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त चुना गया है। ध्यान रखेंगे, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। यदि तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में अभी हाल ही में तीसरी विधानसभा के लिए चुनाव कराए गए थे। यह चुनाव कुल विधानसभा की 119 सीटों के लिए हुए थे। इस 119 सीटों में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कुल 64 सीटों पर विजय हासिल करते हुए सरकार बनाने में सफलता प्राप्त की है। आप सभी को अवगत करा दें कि रेवंत रेड्डी को तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन ने व्यक्तिक्रम के आधार पर दूसरे और कार्यकाल के आधार पर तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई है। इसके अतिरिक्त रेवंत रेड्डी को मुख्यमंत्री के साथ साथ भट्टी विक्रमार्क को तेलंगाना का उप मुख्यमंत्री भी नियुक्त किया गया है। तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को हुआ था, आंध्र प्रदेश के 10 जिलों को विभाजित करके। तो ध्यान रखेंगे, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क और यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष गद्दाम प्रसाद कुमार को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। राष्ट्रीय घटनाक्रम पर आधारित पहला प्रश्न है कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 24 दिसंबर 2023 को एकता सम्मेलन को संबोधित किया और देश के प्रथम गृह मंत्री रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल की 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? गुजरात के गांधी नगर में किया है। ध्यान रखिएगा, यह एकता सम्मेलन जो था इसको 24 दिसंबर 2023 को भारत के गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने संबोधित किया था। गलती से 31 अक्टूबर मत लगा दीजिएगा, क्योंकि 31 अक्टूबर को अभी हाल ही में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती मनाई गई है। तो यह एकता सम्मेलन कब हुआ था? 24 दिसंबर 2023 को होगा था। डेट याद रखिएगा, कहाँ हुआ था? गुजरात की राजधानी गांधीनगर में। अगला क्वेश्चन है कि 4 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग स्थित राजकोट के किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। कहाँ पर? महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में स्थित राजकोट के किले में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 8 दिनों तक चलने वाले 26वें राष्ट्रीय एकीकरण और युवा नेतृत्व शिविर का शुभारंभ 24 दिसंबर 2023 को कहाँ किया गया है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में किया गया है।
अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं और यहाँ के राज्यपाल श्री BD मिश्रा जी हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने 22 दिसंबर 2023 को दूसरी राष्ट्रीय स्तरीय हितधारक कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया है? नई दिल्ली में किया है। कब किया? 22 दिसंबर 2023 को। किसकी बैठक हुई है? केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की कार्यशाला का आयोजन हुआ है और यह दूसरी राष्ट्रीय हितधारक कार्यशाला थी। अगला प्रश्न है, सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज CAPS ने 22 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में, कहाँ? नई दिल्ली में 20वां सुब्रतो मुखर्जी सेमिनार आयोजित किया गया। इस सेमिनार का विषय क्या था? इसका विषय था भारत और वैश्विक दक्षिण चुनौतियों एवं अवसर, इसका विषय था। सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज आयोजन 22 दिसंबर 2023 कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। संस्करण कौन था? 20वां। नाम क्या था इसका? सुब्रतो मुखर्जी सेमिनार था। विषय भारत और वैश्विक दक्षिण चुनौतियाँ एवं अवसर। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने 21 दिसंबर 2023 को 2 दिवसीय जनजातीय केंद्रीय कार्यक्रम जिसका नाम था आदि व्याख्यान का उद्घाटन कहाँ किया है? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि लोकसभा में भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 तथा भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक 2023 कब पारित किया गया? कहाँ पारित करने की बात कर रहे हैं? लोकसभा की बात कर रहे हैं। तो लोकसभा में से कब पारित किया गया है? 20 दिसंबर 2023 को पारित किया गया है। आप सभी को अवगत करा दें कि अभी हाल ही में संसद के शीतकालीन सत्र में कुछ ऐतिहासिक फेरबदल किए गए हैं। क्या इस फेरबदल किए गए हैं? आइए जान लेते हैं। जो पहला विधेयक इसमें आया है, भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023, यह IPC यानी इंडियन पीनल कोड भारतीय दंड संहिता 1860 के स्थान पर यह नया अधिनियम लाया गया है। इसके अतिरिक्त भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है, इसे दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के स्थान पर लाया गया है और भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक 2023 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को रिप्लेस करके इसको लाया गया है। ये तीनों विधेयक एक साथ इनमें परिवर्तन हुआ है और इन्हें लोकसभा से क्रमशः 20 दिसंबर 2023, राज्यसभा से 21 दिसंबर 2023 और राष्ट्रपति द्वारा इस पर 25 दिसंबर 2023 को हस्ताक्षर करके इस पर संशोधन को अंतिम रूप से अनुमति प्रदान कर दी है। तो ध्यान रखेंगे, अंग्रेजी शासन से निरंतर ये है अधिनियम चले आ रहे थे, इनमें एक बड़ा परिवर्तन हुआ है। यह 25 दिसंबर 2023 को पूर्णतया विधेयक अधिनियमित हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा कि संसद ने केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर द्वितीय विधेयक 2023 राज्यसभा में 20 दिसंबर 2023 को पारित किया। लोकसभा में यह विधेयक कब पारित किया गया था? तो लोकसभा में इस विधेयक को कब पारित किया गया था? 19 दिसंबर 2023 को पारित किया गया था। प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 19 दिसंबर 2023। कौन सा विधेयक था ये? केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2023 था। अगर हम इस विधेयक की बात करें कि यह क्या प्रावधान करता है, तो यह जो विधेयक है
यह अभी हाल ही में केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर विधेयक 2017 के स्थान पर लाया गया है। इस विधेयक के तहत केंद्र सरकार को अपीलीय अधिकरण की स्थापना का अधिकार मिल जाएगा और साथ ही साथ इस अपीलीय अधिकरण के अध्यक्ष की आयु सीमा को 67 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष और सदस्यों की आयु सीमा को 65 वर्ष से बढ़ाकर 67 वर्ष किए जाने का प्रावधान भी इस अधिनियम में किया गया है। आपको अवगत कराते चलें कि विधेयक में न्यायाधिकरण के सदस्यों के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 50 वर्ष तक निर्धारित की गई है और न्यायिक सदस्यता के लिए अधिवक्ताओं का जो अनुभव होना चाहिए वो कम से कम 10 वर्ष का होना चाहिए। तो ये जो अधिनियम आया है इसने केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर विधेयक 2017 के प्रावधानों में संशोधन किया है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा के पहले स्थापना दिवस पर स्मारक डाक टिकट कब जारी किया है? तो यह डाक टिकट जारी किया गया है 20 दिसंबर 2023 को जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि 18 दिसंबर 2023 को लोकसभा में दूरसंचार विधेयक 2023 प्रस्तुत किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य क्या है? इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है दूरसंचार सेवाओं और नेटवर्क के विकास, विस्तार एवं संचालन से संबंधित कानून को संशोधित और समेकित करना इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है। आप सभी को इस विधेयक के बारे में थोड़ा सा अवगत करा दें कि जो दूरसंचार अधिनियम 2023 लाया गया है इसे भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 और द इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट 1933 तथा ट्राई एक्ट 1997 को संशोधित करके यह विधेयक लाया गया है। इस विधेयक के तहत कुछ नए प्रावधान किए गए हैं जिसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु रखा गया है कि इस कानून में बताया गया कि फर्जी तरीके से सिम लेने पर किसी भी व्यक्ति को 3 वर्ष की जेल और 50 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही साथ कानून में टेलीकॉम कंपनियों को उपभोक्ताओं को सिम कार्ड जारी करने से पहले अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक पहचान करने को कहा गया है। तो ध्यान रखिएगा, यह अधिनियम भी बहुत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 18 दिसंबर 2023 को केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरेन रिजिजू ने भारतीय शीतकालीन आर्कटिक अभियान इंडियन विंटर आर्कटिक एक्सपेडिशन को हरी झंडी दिखाई। आर्कटिक के लिए भारत के पहले शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान में कितने वैज्ञानिक शामिल हैं? तो इसमें कुल 4 वैज्ञानिकों को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है कि 18 दिसंबर 2023 को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद का पुनर्गठन किया है और कितने गैर आधिकारिक सदस्यों को नामित किया गया है? तो इसमें कुल 31 गैर आधिकारिक सदस्यों को नामित किया गया है। अगला प्रश्न है कि 18 दिसंबर 2023 को केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने पशु स्वास्थ्य सम्मेलन एनिमल हेल्थ कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहाँ किया है? भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया है। अगला प्रश्न है कि 18 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में 19,150 करोड़ रुपए से अधिक की
कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी है? तो यह उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी में भारत के प्रधानमंत्री जी ने 19,150 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। अब चूंकि उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम आप लोग देंगे तो उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। वाराणसी को उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लिखा कि 18 दिसंबर 2023 को 18 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी के उमराहा, ये प्लेस आपके लिए इम्पोर्टेंट ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के उमराहा में किस मंदिर का उद्घाटन किया है? तो इस मंदिर का नाम है स्वरवेद महामंदिर। स्वरवेद महामंदिर की एक विशेषता बता दें कि यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा योग सेंटर स्थापित किया गया है, यानी वर्ल्ड का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर स्वरवेद महामंदिर उमराहा वाराणसी में स्थापित किया गया है, जिसका उद्घाटन अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कब किया है? तो 18 दिसंबर 2023 को किया है। अगला प्रश्न है कि 18 दिसंबर 2023 को उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी DPIIT ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो यानी BEE के सहयोग से विश्व बैंक के साथ साझेदारी में किफ़ायती शीतलन उपकरणों के उत्पादन को बढ़ाकर गर्मी के तनाव को कम करने के लिए आहेड नामक विषय पर परामर्शी कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया है? तो यह आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया है। फैक्ट का भंडार है इस क्वेश्चन में। ये प्रश्न नहीं है बल्कि इसमें कई सारे फैक्टों को शामिल किया गया है, तो ध्यान रखिएगा। किफ़ायती शीतलन उपकरणों के उत्पादन को बढ़ाकर गर्मी के तनाव को कम करने के लिए एक आहेड नामक विषय पर परामर्शी कार्यशाला का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे बड़े कारपोरेट कार्यालय केंद्र सूरत डायमंड बोर्स, क्या नाम है? सूरत डायमंड बोर्स अर्थात SDB का उद्घाटन कब किया है? तो 17 दिसंबर 2023 को सूरत डायमंड बोर्स का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री जी ने किया है। आप सभी को बता दें कि 35.54 एकड़ अर्थात लगभग 67 लाख वर्ग फुट में बने इस सूरत डायमंड बोर्ड को विश्व के सबसे बड़े कारपोरेट कार्यालय का दर्जा प्रदान किया गया है। आप सभी को अवगत कराते चलें कि इस कारपोरेट कार्यालय की जो लागत आई है वह लगभग 3400 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए गए हैं। इसी साथ आपको अवगत कराते चलें, अभी तक यानी 17 दिसंबर 2023 से पहले विश्व का सबसे बड़ा जो कारपोरेट कार्यालय था वो अमेरिका का पेंटागन था, जो 65 लाख वर्ग फुट में फैला हुआ था, लेकिन सूरत डायमंड बोर्स का क्षेत्रफल 67 लाख वर्ग फुट हो गया है। तो अब यह विश्व का सबसे बड़ा कारपोरेट कार्यालय बन चुका है। आप सभी को अवगत कराते चलें कि सूरत डायमंड बोर्स यहाँ पर मुख्य जो कारोबार होता है वह हीरे को तराशने का कार्य और उस पर पॉलिश किया जाता है। और साथ ही साथ बता दें कि पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में 90% जो हीरे हैं उनके तराशने का काम और उनके पॉलिश करने का कार्य सूरत डायमंड बोर्स में ही किया जाएगा। तो वैश्विक परिदृश्य से भी SDB का महत्व होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 दिसंबर 2023 को काशी तमिल संगमम 2023 के दूसरे चरण का उद्घाटन कहाँ किया है?
तो यह वाराणसी के नमो घाट पर किया गया है। अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 17 दिसंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका उद्घाटन हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किया गया है। अगला प्रश्न है कि 15 दिसंबर 2023 को कल के रहने योग्य शहर विषय पर प्री वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह गुजरात की राजधानी गांधीनगर में किया गया है। अगला प्रश्न है कि 15 दिसंबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के तौर पर मान्यता देने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान किया है? तो सूरत हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की मान्यता प्रदान की गई है। किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। और कब प्रदान की गई है? तो 15 दिसंबर 2023 को। सूरत की बात करें तो यहाँ पर अभी हाल ही में सूरत डायमंड बोर्ड्स का उद्घाटन किया गया। सूरत ताप्ती नदी के मुहाने पर स्थित गुजरात का एक प्रसिद्ध बंदरगाह शहर है। मध्यकाल में यह एक समृद्ध बंदरगाह हुआ करता था, जिसके कारण इसको बाबुल का मक्का कहा जाता था। अगला प्रश्न है 14वां नंबर, दिसंबर 2023 को केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने आसियान भारत श्री अन्न महोत्सव का शुभारंभ कहाँ किया है? भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया है। अगला प्रश्न है कि रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग के तत्वावधान में 14 दिसंबर 2023 को गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय DGQA द्वारा क्वालिटी इक्विपमेंट इन टाइम विषय पर एक पश्चिम क्षेत्र रक्षा उद्योग बैठक वेस्ट जोन डिफेंस इंडस्ट्री मीट का आयोजन कहाँ किया गया है? गुजरात के वडोदरा में किया गया है। तो वडोदरा किस राज्य का शहर है? गुजरात का शहर है। एक बार पुनः देख लेते हैं। रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग के तत्वावधान में 14 दिसंबर 2023 को गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय द्वारा क्वालिटी इक्विपमेंट इन टाइम विषय पर एक पश्चिम क्षेत्र रक्षा उद्योग बैठक का आयोजन गुजरात के वडोदरा में किया है। अगला क्वेश्चन है कि 14 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी NWDA सोसाइटी की 37वीं वार्षिक आम बैठक और नदियों को आपस में जोड़ने हेतु विशेष समिति की 21वीं बैठक की अध्यक्षता किसने किया है? तो इसकी अध्यक्षता केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन यानी NMCG ने संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 COP28 में ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस अर्थात GRCA का शुभारंभ कब किया है? तो यह शुभारंभ 10 दिसंबर 2023 को किया गया है। इस प्रश्न से एक प्रश्न का उत्तर आपको और मिल रहा है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन COP28 का जो ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस है, इसका शुभारंभ 10 दिसंबर 2023 को हुआ है। और COP28 का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में इसका आयोजन हो रहा है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत @ 2047 युवाओं की आवाज़ नामक पहल का शुभारंभ कब किया है? तो इसका शुभारंभ 11 दिसंबर 2023 को किया गया है। अगला प्रश्न है कि 11 से 14 दिसंबर 2023 को 11 से 14 दिसंबर 2023 के मध्य वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ
इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी के 27वें विश्व निवेश सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली रायसीना हिल्स पर स्थित है। 10 दिसंबर 2023 को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? बिहार की राजधानी पटना में की गई है। पटना बिहार का सबसे बड़ा नगर है और यह गंगा नदी के तट पर स्थित भी सबसे बड़ा नगर है। इसका प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? पटना में हुआ है। पटना बिहार की राजधानी है। यूनेस्को ने हाल ही में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यानी ICH की प्रतिनिधि सूची में भारत के किस नृत्य को शामिल किया है? तो यह गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है गरबा, जो कि कहाँ का है? गुजरात का है। अगला है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने 6 दिसंबर 2023 को नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज NBEMS द्वारा किस अभियान को शुरू किया है? तो इसका नाम है राष्ट्रव्यापी CPR जन जागरूकता अभियान 2023 नाम दिया गया है इसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 नवंबर 2023 को कब? 30 नवंबर 2023 को कहाँ 10,000वां जन औषधि केंद्र देश को समर्पित किया है? तो यह एम्स देवघर में समर्पित किया गया है। देवघर झारखंड में स्थित एक जिला है। यहाँ के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अर्थात ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स को देश का 10,000वां जन औषधि केंद्र समर्पित किया है। आपको बता दें कि जो जन औषधि केंद्र होते हैं, यहाँ पर लोगों को सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाती हैं। भारत के प्रधानमंत्री जी ने यह निर्णय लिया था कि देश के नागरिकों को सस्ती और किफ़ायती रेट पर दवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत में 10,000 जन औषधि केंद्र स्थापित किए जाएंगे। और अभी हाल ही में 30 नवंबर 2023 को देश का 10,000वां जन औषधि केंद्र बनकर तैयार हो गया, जो कि देवघर झारखंड का एक ज़िला है। इसी के एम्स में स्थापित किया गया है। आपको बता दें कि देवघर झारखंड का धार्मिक महत्व से भी एक प्रसिद्ध ज़िला है। यहाँ पर भगवान शिव की 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथ जी की ज्योतिर्लिंग स्थित है, जहाँ पर प्रत्येक वर्ष श्रावण मास में देश के अलग अलग कोने से श्रद्धालु जाते हैं, जिन्हें हम लोग कांवरिया कहते हैं। तो वो बाबा बैद्यनाथ जी कहाँ पे हैं? देवघर झारखंड में है। और झारखंड की राजधानी रांची है। और झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा जी नहीं, ये असम के मुख्यमंत्री हैं। जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है हेमंत सोरेन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल शक्ति मंत्रालय ने 1 दिसंबर 2023 को दिल्ली के किस उत्सव का आयोजन किया है? तो यह है जल इतिहास उत्सव। अगला प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान WAC के 2 दिवसीय कमांडर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में कब किया गया? तो 11 से 12 दिसंबर 2023 के दौरान किया गया है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान द्वारा नई दिल्ली में इंडियन स्केल फॉर असेसमेंट ऑफ ऑटिज्म पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कब किया गया? 11 से 12 दिसंबर 2023 को। प्रश्न रिपीट हो गया है।
अगला क्वेश्चन है कि निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण तथा राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद ने संयुक्त रूप से 12 दिसंबर 2023 को युवाओं के लिए एक कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया है? तो इसका आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया है। आप देख रहे हैं कि अधिकांश जो आयोजन हुए हैं वो राजधानी में ही हो रहे हैं। अगला प्रश्न है कि नई दिल्ली में भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान WAC के 2 दिवसीय कमांडर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? तो यह आयोजन 11 से 12 दिसंबर 2023 के दौरान किया गया है। कहाँ किया गया है? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया है। अब हम लोग आर्थिकी पर आधारित घटनाक्रम यानी अर्थव्यवस्था पर जो आधारित जो आर्थिकी से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न होते हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है, बुनियादी ढांचे की क्षमता निर्माण में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विश्व बैंक तथा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने 20 दिसंबर 2023 को सार्वजनिक निजी भागीदारी, इंग्लिश में बोलते हैं इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अर्थात PPP बिगिनर्स ई कोर्स कहाँ लॉन्च किया गया है? भारत की राजधानी नई दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया है। आप सभी को अवगत करा दें कि यह जो साझेदारी हुई है यह किसके मध्य हुई है? विश्व बैंक तथा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के मध्य हुई है। यदि विश्व बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 1 से 22 जुलाई 1944 को अमेरिका के ब्रेटन वुड्स शहर में हुए सम्मेलन के उपरांत इसकी स्थापना जुलाई 1944 में की गई थी, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात, और इसका जो मुख्यालय है वाशिंगटन DC में है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक यानी ADB ने 22 दिसंबर 2023 को त्रिपुरा में शहरी सेवाओं एवं पर्यटन संबंधी सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु कितने डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत सरकार ने एशियाई विकास बैंक से $100 मिलियन का ऋण त्रिपुरा के शहरी सेवाओं एवं पर्यटन संबंधी सुविधाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यदि एशियाई विकास बैंक की बात किया जाए तो इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी और इसका मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की पहुंच बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो जियो मार्ट के साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय ने यह समझौता किया है। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक ने तमिलनाडु में शहरी जल और सीवरेज प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए कितने डॉलर ऋण को मंजूरी प्रदान किया है? तो विश्व बैंक के द्वारा तमिलनाडु को कुल $300 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान किया जाएगा। इस ऋण से तमिलनाडु में शहरी जल और सीवरेज प्रणालियों को बढ़ावा दिया जाएगा, इसको आधुनिकता प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय तट रक्षक के लिए अगली पीढ़ी के 6 अपतटीय गश्ती जहाज़ों की खरीद हेतु 20 दिसंबर 2023 को किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह समझौता रक्षा मंत्रालय के द्वारा
मझगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा किया गया है, जो कि कहाँ पे स्थित है? मुंबई में स्थित है, जो महाराष्ट्र की राजधानी है और यह महाराष्ट्र के सॉल्सेट द्वीप पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स, IAF और यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया USI ने संयुक्त रूप से 20 दिसंबर 2023 को किसकी स्मृति में वार्षिक व्याख्यान का आयोजन किया है? तो यह आयोजन वायुसेना के पहले मार्शल अर्जन सिंह के स्मृति में किया है और इसका आयोजन IAF और USI द्वारा यानी यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा 20 दिसंबर 2023 को इस व्याख्यान का वार्षिक आयोजन किया है। अगला प्रश्न है कि किस बैंक ने हाल ही में इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यू के जरिए 7,425 करोड़ रुपए जुटाए हैं? किसके द्वारा? इंफ्रास्ट्रक्चर बांड इशू के जरिए 7,425 करोड़ रुपए जुटाए हैं। तो यह रुपया HDFC बैंक के द्वारा जुटाए गए हैं। यदि HDFC बैंक की बात करें तो यह भारत का सबसे बड़ा निजी बैंक है। इसकी स्थापना 1994 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है कि 19 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन पर एक बहुहितधारक बैठक का आयोजन किस प्राधिकरण ने किया है? तो यह प्राधिकरण है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, बोले तो NHA के द्वारा, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी द्वारा 19 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन पर एक बहुहितधारक बैठक का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न लेते हैं। भारत सरकार ने 18 दिसंबर 2023 को दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के लिए किस संस्था के साथ 37 अरब जापानी येन करीब 25 करोड़ डॉलर के ऋण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह समझौता एशियाई विकास बैंक के साथ भारत सरकार द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना हेतु इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज की खरीद के लिए किसके साथ 5300 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पुणे के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 14 दिसंबर 2023 को भारतीय स्टेट बैंक ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए किस बैंक के साथ 70 मिलियन यूरो अर्थात लगभग 630 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जर्मन विकास बैंक के लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किसने किया है? भारतीय स्टेट बैंक ने किया है। उद्देश्य क्या है? सोलर प्रोजेक्ट के लिए। कितने ऋण के लिए? तो 70 मिलियन यूरो अर्थात 630 करोड़ रुपए के लिए। किसने किया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर SBI की बात करें तो ये भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा हैं। अगला प्रश्न है कि सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट CGTMSE ने सूक्ष्म और लघु उद्यमों हेतु कितने रुपए से अधिक की गारंटी को मंजूरी दिया है? तो 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की गारंटी को मंजूरी प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक यानी ADB और इंडियन गवर्नमेंट ने 5 दिसंबर 2023 को
किस राज्य के सड़कों की कनेक्टिविटी और उसके लचीलेपन में सुधार के लिए 17 करोड़ 50 लाख डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह मध्य प्रदेश के लिए किए गए हैं। कितना? 17 करोड़ 50 लाख डॉलर के लिए। किसके द्वारा? भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक के मध्य यह समझौता हुआ है। इसके तहत 17.5 करोड़ डॉलर के ऋण से मध्य प्रदेश में सड़कों की कनेक्टिविटी और उसके लचीलेपन में सुधार किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 4 दिसंबर 2023 को कोल्हापुर, जो कि महाराष्ट्र में है, कोल्हापुर के किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? इस बैंक का नाम है शंकरराव पुजारी नूतन नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड, जिसका लाइसेंस 4 दिसंबर 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक ने रद्द कर दिया है। यह कहाँ पर था? तो महाराष्ट्र के कोल्हापुर में स्थित था। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ADB ने 13 दिसंबर 2023 को किस राज्य में विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता और दक्षता और विश्वसनीयता में सुधार के लिए एशियाई विकास बैंक से 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण लेने से संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये उत्तराखंड के लिए। इस 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण से उत्तराखंड में विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता, दक्षता और विश्वसनीयता में सुधार किया जाएगा। इसके लिए भारत सरकार के द्वारा एशियाई विकास बैंक से 23 दिसंबर 2023 को 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, दूसरी राजधानी गैरसैंड है, मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी हैं। तो आज की करंट अफेयर्स की क्लास का अंतिम प्रश्न लेंगे हम लोग। क्या है? अंतिम प्रश्न है कि एशियाई विकास बैंक ने 13 दिसंबर 2023 को 2023-24 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर का जो अनुमान है वो पहले 6.3% था, जिसे अब बढ़ा करके 6.7% कर दिया है। तो ये प्रश्न भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब इसका जो भारत की आर्थिक विकास दर का अनुमान ADB ने केवल 6.3% लगाया था, अब वो बढ़ाकर कितना कर दिया? इसने 6.7% कर दिया है। ADB की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को और मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। ये करंट अफेयर्स की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इस चैनल को आप अधिक से अधिक अपना स्नेह प्रदान करते रहें, और अगर ये आपके लिए यूज़फुल है तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।